हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशु कोचिंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी रूपाली मैम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रयोगवादी युग। कल आपकी हिंदी की बोर्ड परीक्षा है, तो उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपने ऊपर आत्मनियंत्रण बनाए रखें, आत्मविश्वास रखें, परेशान नहीं होना है। पेपर को देख के घबराना नहीं है। पहले सबको आराम से उसे पेपर को रीड आउट करना है, उसके बाद लिखना प्रारंभ करना है। यदि किसी प्रश्न में आप अटकते हैं तो उसे थोड़ी देर ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंखें बंद करके ठीक से उसके विषय में ध्यान लगाएं। सोचें कि आपने उसमें क्या पढ़ा था और टॉपिक प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए हम समझते हैं अपने प्रयोगवादी युग को। प्रयोगवादी युग की बेटा शुरुआत जो है 1943 में हुई थी और 1953 तक ये युग चला था। 1943 से 1953 तक। बेटा आपके प्रयोगवादी युग से भी यह प्रश्न कि उसकी समय सीमा क्या है नहीं पूछा गया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हुए हमारे अज्ञे जी। कौन हुए बेटा? अज्ञे जी, जिनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। किंतु बेटा प्रयोगवाद शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? ये प्रयोगवाद शब्द दिया किसने था? प्रवर्तक कौन है बेटा? अज्ञे। लेकिन दिया किसने था? तो नंद दुलारे वाजपेयी। तो यदि प्रवर्तक पूछेंगे तो अज्ञे, लेकिन प्रयोगवाद शब्द किसने दिया? तो नंद दुलारे वाजपेयी। वैसे आपके में भी ये नहीं दिया गया है। अभी तक आपका जो प्रश्न आया है वो मैं आपको आगे बताती हुई चलती हूँ। अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को कहा। तो बेटा ये आपका प्रश्न इस टॉपिक से बार बार पूछा जा रहा है कि अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा। तो राहों के अन्वेषी अन्वेषी का अर्थ होता है बेटा खोज करने वाला। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ज़रूर दिया होगा कि राहों के अन्वेषी। ठीक है, तो आपको उसी में टिक लगाना है। यदि नहीं दिया होगा तो उसमें ऑप्शन ज़रूर होगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं पे लगाना है। अज्ञे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा। क्या कहा बेटा? राहों के अन्वेषी कहा। और इस विषय बिंदु से यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसे याद रखना है, राहों के अन्वेषी। बेटा अज्ञे ने जो सप्तक निकाले, तार सप्तक निकाला। ठीक है, जो तार सप्तक निकाला उसी से किसकी शुरुआत हुई? प्रयोगवादी युग की। सबसे पहला उन्होंने कब निकाला? 1943 में। ठीक है। क्या हुआ बेटा कि जब इन्होंने रचनाएं की कवियों ने, तो इन्होंने प्रयोग शब्द का प्रयोग बार बार किया। प्रयोग शब्द का उपयोग बार बार किया, जिस वजह से इस युग का ही नाम क्या पड़ गया? प्रयोगवादी युग। मैंने आपको पिछले युग में बताया था बेटा प्रगतिवाद में कि तब हमारा कौन कौन से वर्ग थे? 2 वर्ग थे हमारे, पूंजीपति मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ठीक। लेकिन 1943 में आके, ठीक है, प्रयोगवादी युग में आके बेटा क्या हुआ था? आपका मध्य वर्ग भी आ चुका था। तो मध्य वर्ग जब शहर में हमारे लोग चले गए तो हमारा कौन सा वर्ग आ गया बेटा? मध्य वर्ग। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रगतिवादी युग है बेटा वो हमारा कब से कब वो चला था? आपका 1938 से लेकर 1943 तक। लेकिन ये आपका कब से चला? 1943 से लेकर 1953 तक। तो आप देख रहे हैं कि आपका देश क्या हो गया? आज़ाद। 1947 में देश क्या हो गया बेटा? आज़ाद। तो हमारे जो समाज के लोग थे वो बेटा किसकी ओर प्रस्थान किए? शहर की ओर। तो शहर की ओर लोग प्रस्थान किए तो हमारा एक नया वर्ग बनता चला गया, पूंजी मध्य और निम्न। ठीक। तो उन्होंने शहर में जो मध्य वर्ग रह रहा था उसके जीवन में आई जटिलता, बौद्धिकता, जड़ता, निराशा और अनास्था को भी अभिव्यक्त किया। ये सब मैं आपके लिए आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताती हुई चली, ताकि प्रयोगवादी युग के विषय में आप साधारण शब्दों में समझ पाएँ। प्रगतिवादी युग में सिर्फ पूंजीवाद और निम्न वर्ग था, लेकिन प्रयोगवाद आपका 1953 में चला। तो 47 में हमारा देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया, जिससे लोग बेटा किधर की ओर गए? तो शहर की ओर गए। और शहर की ओर गए तो हमारा एक नया वर्ग बना जिसका नाम था मध्य वर्ग। ठीक है, जिसके विषय में हमने बताया।
जिसके जीवन में जटिलताएं भी आई, बौद्धिकता भी आई, जड़ता भी आई, निराशा भी आई, कुंठा भी आई, आस्था भी आई, अनास्था भी आई। ठीक है, आस्था नहीं आई बेटा, अनास्था आई। ठीक है, तो इन सबको उन्होंने व्यक्त किया अपनी कविताओं के माध्यम से। प्रत्येक सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है? तो बेटा ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, लेकिन ये प्रश्न मैंने सीधा लिखा है कि प्रत्येक सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है, लेकिन आपका प्रश्न घुमा के थोड़ा पूछा गया है, जो कि मैंने नीचे आपके पेपर के क्वेश्चन आंसर लिए हैं, आपको मैं समझाती हुई चलूँगी। आपको आंसर बताने हैं, ऑब्जेक्टिव क्लास देखते हुए कमेंट्स में आंसर बताते हुए चल लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे बार बार आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में आपके प्रश्न पत्र सॉल्व कराऊँगी। तो प्रत्येक सप्तक में कवियों की संख्या कितनी थी? तो बेटा 7 थी। अज्ञे के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हुए। तो अज्ञे ने बेटा टोटल कितने सप्तक प्रकाशित किए थे? 4, किंतु आपकी पाठ्य पुस्तक में अभी सिर्फ 3 ही दे रखे हैं। ठीक, पहला सप्तक आता है आपको 1943 में। जब ये आता है तभी भी आपके प्रयोगवादी युग की शुरुआत होती है। दूसरा आता है बेटा 1951 में। तीसरा आता है बेटा आपका बेटा आता तो है ये आपका 1959 में। कितने में आता है बेटा आपका? 1959 में। लेकिन आपकी बुक में समय सीमा के हिसाब से इसको 53 ही दे रखा है। किंतु आपके प्रश्न पत्र में जब पूछा गया है ये प्रश्न कि तीसरे सप्तक की समय सीमा क्या है, या तीसरा सप्तक किस बार प्रकाशित हुआ, तो बेटा वहाँ पे ऑप्शन आपका 1953 नहीं दिया है, बल्कि आपका 1959 ही दे रखा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यदि ये प्रश्न आता है तो 1959 पर ही टिक लगा देना है। ये आपके सिर्फ समय सीमा का जो काल दे रखा है उसकी वजह से इसका तार सप्तक इतना दे रखा है, लेकिन रियलिटी में ये सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था। कितने में हुआ था बेटा? 1959 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा हुआ था बेटा आपका 1900। अगला देखते हैं बेटा। तो पहला तार सप्तक 1943 के कवि एवं उनकी कृतियाँ। बेटा इसमें मैंने बहुत कुछ लिख दिया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपकी उसमें, ठीक है, आपकी सिलेबस बुक में भी और आपके बोर्ड परीक्षा में भी अज्ञे की रचनाएं दे रखी हैं। ठीक है बेटा, मुक्ति बोध की दे रखी हैं, गिरिराज कुमार माथुर की दे रखी हैं, पूछी भी गई हैं। ठीक, तो पहले सप्तक से कौन कौन दे रखे हैं? अज्ञे तो विशेष प्रकार से पूछे जा रहे हैं, और आपके गिरिराज कुमार माथुर पूछे जा रहे हैं, और मुक्ति बोध। तो चलिए हम अपनी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ते हैं। जन्म मृत्यु किसी राइटर की नहीं आ रही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो 1911 में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना हरी घास पे क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, सुनहले शैवाल। तो बेटा हरी घास से लेकर सुनहले शैवाल तक की रचनाएं आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। कितनी नावों में कितनी बार? शब्द और सत्य। तो बेटा शब्द और सत्य आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। कितनी नावों में कितनी बार मैंने इसलिए लिखवा दी क्योंकि यह रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है, और इसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो चांस हो सकता है कि इसे भी पूछ लिया जाए, तो आपको सभी रचनाएं याद कर लेनी हैं। अब तक की बोर्ड परीक्षा में हरी घास पे क्षण भर, आंगन के पार द्वार आपकी पूछी जा चुकी है। इसके अलावा बेटा हमारे जो अज्ञे थे वो यात्रा वृत्तांत लिखते थे। यात्रा वृत्तांत मैंने आपको समझाया था कि जब व्यक्ति कहीं यात्रा करता है और उसके विषय में लिखता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? यात्रा वृत्तांत। तो इनका यात्रा वृत्तांत बहुत फेमस है। अरे या वार रहेगा याद। तो ये इनका पूछा गया है बेटा, इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ, इसे याद रखें। यात्रा वृत्तांत में अज्ञे जी और राहुल संकृत्यान जी का ही नाम विशेष रूप से आता है, और इन्हीं की रचनाओं को अधिकांशतः पूछा जाता है। मैं यहीं पे इनके बारे में सारी चीज़ें बताती हुई चलूँगी। अगले बेटा इनका एक उपन्यास है, नदी के द्वीप। इसकी विधा मैं आपको बता दूं तो क्या है बेटा इसकी विधा? उपन्यास। ठीक, ये भी इनकी रचना पूछी गई है, इसलिए आप इसे भी नोट करेंगे। ठीक, रामविलास शर्मा अगले हैं हमारे। रामविलास शर्मा 1912 में इनका जन्म हुआ, 2000 में इन्होंने हमें अलविदा कह दिया। इन्होंने लिखा है रूप तरंग सदियों के सोए जाग उठे। इनकी रचना अभी तक आपसे नहीं पूछी गई है और आपकी पाठ्य पुस्तक में भी नहीं दी गई है। ठीक है,
रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे। इनकी सदियों के सोए जाग उठे इंपॉर्टेंट रचना है, तो याद कर लें, इसे चांद से पूछा जा सकता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जन्म होता है बेटा 1917 में। 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी मृत्यु के वर्ष ही इनकी प्रसिद्ध रचना प्रकाशित होती है, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसका प्रकाशन वर्ष भी 1964 ही है। इनकी मृत्यु के पश्चात ही इनकी रचना प्रकाशित हुई। तो बेटा इनकी रचना अंधेरे में बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ब्रह्म राक्षस भी बेहद प्रसिद्ध रचना है, और चांद का मुंह टेढ़ा है। प्रभाकर माचवे वलवंत, प्रभाकर माचवे वलवंत 1917 में इनका जन्म होता है। इनसे भी अभी तक प्रश्न नहीं आया है। मेपल, स्वप्नभंग, अनुच्छड़, मैंने सभी रचनाकारों की वो रचनाएं ली हैं जो प्रगतिवाद से महत्व रखती हैं, क्योंकि मैं आपको भी प्रयोगवाद पढ़ा रही हूँ। लेकिन उसके अतिरिक्त जो रचनाएं इनकी पूछी गई हैं वो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया यज्ञ का यात्रावृत्तांत और यज्ञ की उपन्यास, ठीक है। ये दो रचनाएं हैं जो इनकी अन्यथा पूछी गई हैं, अलग पूछी गई हैं। नेमीचंद्र जैन, नेमीचंद्र जैन 1919 में इनका जन्म होता है। इनकी रचना एकांत, अचानक हम फिर। गिरिराज कुमार माथुर, गिरिराज कुमार माथुर, तो इस पे भी आपका लगाएंगे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी रचना बार बार पूछी जा रही है। 1919 में इनका जन्म हुआ, ठीक है बेटा। धूप के धान, धूप के धान, यह रचना इनकी कई बार पूछी जा चुकी है। यह रचना कई बार पूछी जा चुकी है और यह रचना प्रयोगवादी रचना है, ठीक। शिलापंख चमकीले, शिलापंख चमकीले, भरत भूषण अग्रवाल, इनका जन्म भी 1919 में होता है। भरत भूषण अग्रवाल की रचना है बेटा कागज के फूल मुक्ति मार्ग, कागज के फूल मुक्ति मार्ग। एक बार हम फिर समझते हुए चलते हैं, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। देखो, प्रयोगवाद की समय सीमा अभी तक आपसे नहीं पूछी गई, यदि आती है तो 1943 से लेकर 1953। इस युग के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे प्रवर्तक है ये, क्योंकि इन्होंने तार सप्ताह जब निकाला था तो उसी से प्रयोगवाद युग की शुरुआत हुई थी, और वहीं से आपका एक नया युग चला जिसे हमने क्या कहा, प्रयोगवादी युग। इन्होंने इस सप्तक के कवियों को या प्रयोगवादी कवियों को, राहों के अन्वेषी का, ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आ रहा है। प्रत्येक सप्तक में बेटा कितने कवि हैं, तो 7। टोटल कितने सप्तक निकले, तो 4 आपके सप्तक निकले, और सब सप्तकों में 7 ही कवि रखे गए हैं, किसी में संख्या ज़्यादा या कम नहीं की गई है। अगला बेटा, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 सप्तक लगे हुए हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। तो पहला आता है आपका 1943, दूसरा आता है 51 और तीसरा आता है आपका 1959। लेकिन आपकी बुक में 1953 दे रखा है, इस कारणवश मुझे यहाँ 53 करना पड़ा है, वरना 1959 है। इसे बार बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि प्रश्न आया है और इसके ऑप्शन में 1943 नहीं दे रखा है, क्योंकि इसका प्रकाशन 1953 है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव में 1953 नहीं दिया है मेरे बच्चे, क्योंकि 1953 में नहीं आया था, ये आया था 1959 में। लेकिन आपकी बुक में प्रकाशन वर्ष ही इस युग का दे रखा है, 1943 से 1953। इसी कारण शायद आपके रचनाकारों ने तीसरे सप्तक का टाइम पीरियड भी 1953 दे दिया है। लेकिन आपको 1959 याद रखना है, 1959 पर ही टिक लगाना है। और मैं इस पर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि यह प्रश्न आपका कई बार आ रहा है और आप गलत ना करें। दूसरा सप्तक, तो कवि आपकी, उनका जन्म और रचनाएं, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। तो शमशेर बहादुर सिंह से भी अभी कोई रचना नहीं पूछी गई है, लेकिन इनकी इस रचना को साहित्य अकादमी मिला है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। लेकिन इन तीनों सप्तकों का प्रकाशन जो है वो किस पत्रिका में हुआ, तो उस पत्रिका का नाम है प्रतीक, प्रतीक पत्रिका। प्रतीक पत्रिका में ये चारों सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो यदि बाई चांस आपका क्वेश्चन आता है कि ये सप्तक किस पत्रिका में प्रकाशित हुए, तो प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। अज्ञेय जी ने चारों को ही एक ही पत्रिका में प्रकाशित किया था। चारों को प्रकाशित भी अज्ञेय जी ने किया था, प्रत्येक में 7-7 कवियों को ही रखा गया था। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1913 में होता है। इन्हें इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इनसे रचना पूछी जा रही है। तो गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश और खुशबू के शिलालेख। आपने देखा कि आपके पहले सप्तक में कोई भी स्त्री नहीं थी, दूसरे सप्तक में शकुंतल माथुर थी जो कि एक स्त्री थी, ठीक है, जो कि एक स्त्री रचनाकार थी। तो आपके दूसरे सप्तक में शकुंतल माथुर जो हैं वो एक स्त्री हैं, एक कवित्री हैं,
बाकी सारे आपके कवि हैं, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है बेटा, तो इनकी रचनाएं चांदनी चुनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। चांदनी चुनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। हरि नारायण घनश्याम व्यास, हरि नारायण घनश्याम व्यास, इन्होंने रचना लिखी मृग और तृषण। त्रिकोण पर सूर्य उदय, त्रिकोण पर सूर्य उदय। आउटर पर रुकेगी ट्रेन, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, आउटर पर रुकेगी ट्रेन। बरगद के चिकने पत्ते, बरगद के चिकने पत्ते। नरेश मेहता, नरेश मेहता का जन्म हुआ है बेटा 1924 में, 2000 में इनकी मृत्यु। इनकी रचनाएं अरण्य। तो जो मेरे बच्चे क्लास देख रहे हैं वो कमेंट करके एक चीज़ मुझे बताएंगे कि अरण्य कांड रामायण के अंतर्गत आता है और उसमें रामायण के किस भाग को रखा गया है। अगला है बेटा उत्तर कथा, उत्तर कथा। बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को। दो कांत, प्रवाद, पर्व, चैत्य। धर्मवीर भारती इम्पोर्टेंट बेटा, इनसे रचना आपकी विशेषकर पूछी जा रही है। कनुप्रिया तो इनकी बेहद आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है। कनुप्रिया किसकी रचना है, कनुप्रिया किसकी रचना है। ठीक है, तो ठंडा लोहा कनुप्रिया। अंधा युग, अंधा युग बेटा एक गीति नाट्य है। ठीक है, रघुवीर सहाय गीति नाट्य। गीति नाट्य का मतलब होता है बेटा वैसे नाटक जिनका गा के गायन किया जा सके, जिनका गायन किया जा सके। गीति मतलब गा के जिनका गायन किया जा सके वह नाटक। ठीक है, रघुवीर सहाय। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, रास्ता इधर से है। इनकी आत्महत्या से विरुद्ध बेहद ही फेमस रचना है। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप और रास्ते से इधर भी बहुत विशेष रचना है, लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध आपके यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा सप्तक बेटा, चौथा सप्तक आपके सिलेबस में है नहीं, परंतु मैंने रख दिया है। यदि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए इसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना तीसरा सप्तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरे सप्तक के केवल आपके रचनाकार दिए गए हैं, उनकी कोई रचना नहीं दी गई है, इसलिए मैंने इनका जन्म और रचनाएं नहीं लिखी हैं, और ना ही सिलेबस में, ना ही आपकी बोर्ड परीक्षा में इनसे कोई भी रचना पूछी गई है। सिर्फ बेटा आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, तीसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, प्रयोगवाद युग की विशेषता क्या है, अज्ञे ने इन कवियों को क्या कहा, सप्तक में कितने कवियों को रखा गया। ठीक है, और तार सप्तक का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, ये प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। ठीक, ये आपके वो प्रश्न हैं जो विशेष रूप से इससे बन रहे हैं, जिन्हें हम अभी ही जल्द ही देखेंगे। तो प्रताप नारायण त्रिपाठी, प्रताप नारायण त्रिपाठी। मदन वात्स्यायन, हमारे अज्ञे का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, लेकिन ये हैं आपके मदन वात्स्यायन। विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। बेटा ये भी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, इनकी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, लेकिन अभी आपके पास समय कम है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगी। आपकी 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए आपको और भी अच्छे से तैयार कराऊंगी। कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी। अवधेश कुमार आपके चौथे सप्तक के हैं। राजकुमार भंजन, स्वदेश भारती, नंद किशोर, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र किशोर। ठीक है, तो बेटा आपको थर्ड तक रचनाकारों के सबके नेम याद करने, किसी को भी पूछा जा सकता है कि किस सप्तक का रचनाकार कौन है। ठीक, विशेषकर पहले और दूसरे के तो याद अवश्य ही करें। प्रयोगवादी युग की विशेषता क्या है बेटा, व्यक्तिकता की प्रधानता। बेटा व्यक्तिकता का अर्थ होता है कि आपके अंदर पाया जाने वाला कोई गुण या विशेषता जो आपको दूसरे व्यक्ति से क्या करती है, अलग। सकारात्मक ही होगा, आपके अंदर का कोई दोष नहीं होगा, आपके अंदर पाया जाने वाला कोई गुण या विशेषता जो आपको दूसरे व्यक्ति से क्या बनाती है, अच्छा। अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, अति यथार्थवादी मतलब इन्होंने सच्चाई को जो है, जो टाइम चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, उसको लिखना मतलब अति में कर दिया। पहले लिखा ही नहीं जा रहा था, प्रगतिवाद में आके लिखा जाने लगा, प्रयोगवाद में आके उसकी क्या हो गई, अति हो गई। कुंठा और निराशा के स्वर, मैंने बेटा बताया आपको कि मध्य वर्ग आया, तो मध्य वर्ग जब शहर की ओर गया और वो एक जैसे खुले में रहा है,
हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स क्या हैं, बाहर काम करने जाते हैं। अब वो अपने गांव में खुले मकानों में रहते हैं, घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, लेकिन शहर में जाके उन्हें एक बंद कोठरी जैसे घर में रहना पड़ता है। तो वहाँ उनके अंदर क्या आ जाती है, कुंठा और निराशा। और बेटा आज आपके पास टाइम को एंजॉय करने के लिए, स्पेंड करने के लिए मोबाइल है कि आप देख सकते हो, आप फ़ोन पे बात कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों को वीडियो कॉल पे देख सकते हो। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था 1943 से 1953, इस समय फ़ोन नहीं थे सबके पास, ठीक है। तो लोग अपने परिजनों को नहीं देख सकते थे, उन्हें बात नहीं कर सकते, चिट्ठियों के माध्यम से ही बातचीत होती थी जिसमें बहुत समय लग जाता था। तो वह तरस जाते थे और उससे वह निराश भी हो जाते थे, और कुछ कुछ लोग कुंठा के शिकार भी हो जाते थे। गहन बौद्धिकता का मतलब है बेटा मानसिक रूप से व्यक्ति जो है वो बेहद बुद्धिमान हो चुका है। भदेश का चित्रण, विद्रोह के स्वर की प्रधानता, व्यंग्य तथा कटुकता की प्रधानता। बेटा यहाँ पे आके हम ब्रिटिश शासन से विरोध नहीं कर रहे थे, देश में हमारे आज़ादी हो गई थी तो हम विरोध उन लोगों से कर रहे थे जो उस समय हमारे राजनीतिक स्तर पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। चुना हमने ही था, लेकिन वह अपने कार्य को पूरा नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए हमारे समाज में लोग उनका विरोध कर रहे थे। रचनाकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में हो रही समस्याओं को, असुविधाओं को रचनाओं के माध्यम से संदेश के रूप में सामाजिक और राजनीतिक जो हमारे चुने हुए लोग थे उन तक उन चीज़ों को पहुंचा रहे थे। तो वहाँ व्यंग्य और विरोध हो रहा था। व्यंग्य के रूप में आप हरिशंकर परसाई जी को पाते हैं, जो कि बेहद बहुत ही अच्छे आपके व्यंग्यकार हैं। सौंदर्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण। बेटा यहाँ पे आके सौंदर्य तो सुंदरता से, ठीक है बेटा, यहाँ पे आके आपके सौंदर्य की तुलना चांद से, सितारों से, फूलों से, ठीक है, नहीं की जा रही थी कि स्त्री का जो मुख है वो चंद्रमा के जैसा है, कि तुम चंद्रमा जैसी सुंदर हो, तुम तारों जैसी चमकीली हो, तुम उस गुलाब जैसी हो, ठीक है। गुलाब की कली भी उनको नहीं बोला जा रहा था। तो इसी तरह से जैसे आपने गाने सुने होंगे, एक टाइम पे आपके गाने चल रहे थे, चांद सी महबूबा हो मेरी, और आप एक गाना सुनते हैं, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ये चीज़ यहाँ के बेटा क्या होने लगी थी, बंद होने लगी थी। मतलब रचनाकार इससे बोर हो चुके थे कि लौट फिर के वही सब, मतलब सुंदरता के लिए फूल, चंद्रमा, कलियाँ, गुलाब को लिया जा रहा है। लेकिन वहीं आप अपना एक गाना सुनते हैं, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे पियवर हो, तुम ही मेरे पियवर हो। तो बेटा यहाँ पे वो तुलना कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहला सॉन्ग सुनाया उसमें क्या है कि वो तुलना कर रहा है कि फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। तो उसने एक स्त्री को फूल बना दिया, कली बना दिया। लेकिन जो मैंने आपको दूसरा गाना बनाया, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, तो इसमें वो जैसी है स्त्री जिस प्रकार से है वो उसे वैसे ही स्वीकार कर रहा है। तो ये हो गया यथार्थवादी चित्रण। उसके सौंदर्य को वह कैसे स्वीकार कर रहा है बेटा, कि उसका यथार्थ चित्रण कर रहा है कि ना कोई श्रृंगार नहीं, सिर्फ सिंपल तौर से जो तुम हो वही मेरे को तुम अच्छी लग रही हो, ठीक। मन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, ठीक है। तो वहाँ पे वो उसकी भावनाओं का बता रहा है कि तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो बहुत सुंदर है, कि तुम्हारे मन में प्रेम है चीज़ों को लेकर, तुम सभी को प्रेम करते हो, तुम पशुओं को, जीवों को, मुझे, और तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है कि तुमने मेरी ज़िंदगी भी प्रेम से खुशहाल कर दी है। यही चीज़ थी कि आपका यथार्थवाद का वहाँ चित्रण हो रहा था और सौंदर्य को यथार्थ के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा था। भाषा और शिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग, सत्य के करीब या निकट।
आपकी जो भाषा है वो सत्य के निकट जाने लगी थी, अपेक्षितता को बहुत कम करती जा रही थी। और अपेक्षा कम होती है बेटा तो उससे निराशा भी आती है। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिकली आके, जैसे आपने देखा है कि जब तुम मुझे मिल गए तो मुझे ज़िंदगी मिल गई, या तुमने खा लिया तो मैंने खा लिया, तो दूसरे का खाया हुआ हमारे पेट में नहीं आ गया ना, भूख तो हमारी नहीं हो गई। लेकिन यहाँ पे आके लोगों की भाषा ऐसी हो गई थी, जैसे कि आप देखते हो कि हमारे पास एक रोटी है, हमें खुश से रहना है, छोटा सा हमारा घर है, आधी मैं खा लूँगा आधी तुम खा लो। तो ये हो गई वास्तविकता और सत्य का ताकि पहचान कि सत्य के निकट। क्यों आपको और एक गाने से लेके जाती हूँ, ताकि जीवन में जाने जाना एक बार है होता प्यार। तो यहाँ पे राइटर ने क्या बोला, एक बार है होता प्यार। तो यहाँ पे आगे लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो आज के टाइम का आप जो गाना सुनते हैं कि प्यार होता 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 कई बार होता है, तो प्रयोगवाद वही सत्यता के पास में निकटता में आ गया था कि वो एक्सेप्ट करने लगा था कि प्यार कई बार होता है। अगर ऐसा नहीं था तो इंसान सिर्फ एक व्यक्ति के साथ ही जीवन बिता पाता, अन्य किसी के साथ में वह अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाता। तो वो अपने मतलब उसको स्पष्ट तौर से कह रहा है कि प्यार एक ही बार नहीं होता, प्यार कई बार होता है, घुमा फिरा नहीं रहा है। इन चीज़ों को लोगों ने छोड़ दिया था कि बोल रहे हैं प्यार एक बार होता है, लेकिन अंदर बेबी से हो रहा है और बाहर कहीं और हो रहा है। ठीक है बेटा। नवीन बिंब व उपमानों का प्रयोग, नवीन बिंब व उपमानों का प्रयोग। जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि पहले तुलना किससे की जा रही थी, फूलों से, चांद से, कली से, ठीक है, और उसकी चमक की तुलना है तो चांद सितारों से, ठीक। लेकिन यहाँ पे आके उपमान क्या हो गए थे, बदल गए थे। तो इसके लिए हमारे आज्ञा जी ने लिखा भी है, उपमान मैले हो गए हैं, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। मतलब जो पुराने उपमान थे, जिनकी उपमान दी जा रही थी शब्दों की बार बार, उनसे लोग क्या हो गए थे बेटा, बोर हो गए थे, परेशान हो गए थे। जैसे कि आप एक टाइम पीरियड की मूवीज़ देखते हैं, इसमें क्या होता है कि लड़की रईस फादर की होती है, बच्चा लड़का गरीब होता है, ठीक है। फिर लड़की क्या पिता की विरोध में चली जाती है, लड़की को एक्सेप्ट कर लेती है, उसके साथ ज़िंदगी जीने शुरू कर देती है, और जिसे आप देखते हैं वहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। तो वो जीवन जीना कितना कठिन है, संघर्षफुल है, वो आप देख ही नहीं पाते। आप बस इतना समझ पाते हो कि हाँ, एक लड़की के लिए अपने पेरेंट्स को त्याग देना चाहिए लड़के के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में। आप यदि एक आरामफुल जीवन जिए हुए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक पुरुष पहले से ही जब वो पढ़ लेता है, किताब हाथ में ले लेता है, तो फिर उससे मजदूरी नहीं होती बेटा। तो एक स्त्री जो पढ़ रही है, जो पढ़ लिख रही है, तो वो चूल्हा चाका भी नहीं कर पाती है, क्योंकि उसने उसे देखा नहीं होता है, किया नहीं होता है। और हर काम को करने के लिए हमारे लिए वो उसका कला आनी चाहिए, उसे करना आना चाहिए, ठीक। अब जब आप 18-20 साल से पढ़ रहे हो, अब आप हाई स्कूल में हो, तो आपकी एज 15 या 16 तो है। तो अब इस एज तक आते थे आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो, अब दूसरा काम ही नहीं कर रहे, तो आपको कैसे आ जाएगा। तो ये इस भ्रम को बिल्कुल निकाल दें कि उसके लिए घर परिवार को छोड़ देंगे और हम अपना आराम से जीवन व्यतीत कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों को फेस करने के लिए आपके अंदर बहुत सारा धैर्य और क्षमता होनी चाहिए। तो इसी तरह से उसी चीज़ को मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे आज्ञा जी ने लिखा कि ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो इसमें वो बोलना चाह रहा है, रचनाकार हमारे बोल रहे हैं कि ये मैं अगर तुम्हें फूल नहीं कह रहा, मैं तुम्हें अगर चांद नहीं कह रहा, मैं अगर तुम्हें कली नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं कर रहा, मैं तुमसे प्रेम बेहद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सब नहीं बोल सकता कि ठीक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, मेरे जितना तुम्हारे लिए मेरा ना होना कठिन है, उतना ही मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा ना होना भी कठिन है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ का अधीन हो गया हूँ, और कहीं ना कहीं तुम भी मेरे साथ के लिए अधीन हो गई हो। बट मैं तुम्हें वो सारी उपमाएं नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बेहद प्रेम करता हूँ, बस मैं तुमसे इतना ही कह सकता हूँ। तो बेटा हम अपने प्रयोगवाद में इसी प्रकार के सारे अंतर देखते हुए चलते हैं। मैंने आपको वैसे काफ़ी प्रयास किया है गानों के द्वारा भी समझाने का, इनकी विशेषताएं जो मैंने गानों के साथ समझाई हैं वही प्रयोगवाद का अंतर है, उसी को प्रयोगवाद कहेंगे। बस
वहाँ पे जो एक अलग से मुझे चीज़ बतानी थी बेटा वो था आपका मध्य वर्ग, जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया। उसके अलावा प्रयोगवाद को समझाने के लिए जो बातें थी वो मैंने उनकी विशेषताओं के साथ साथ टॉपिक वाइज टॉपिक समझा दी हैं। तो आपको विशेषताएं विशेषकर याद रखनी है प्रयोगवाद की, प्रगतिवाद की और आपके द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, ठीक है। लेकिन आपकी रचनाएं कहाँ से आ रही हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रयोगवाद में आज्ञा जी से आ रही हैं, प्रगतिवाद में आपकी सबसे ज़्यादा रचनाएं आ रही हैं दिनकर जी से, ठीक है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद जी से और आपके भारतेंदु युग में भारतेंदु जी से, द्विवेदी युग में आपके मैथिली शरण गुप्त जी से। तो इनकी रचनाएं विशेष प्रकार से आपको याद करनी है और सारे युग की 2 विशेषताएं तो आपको याद करनी ही हैं। ऑब्जेक्टिव यदि आता है तो आपको उस पर टिक लगा देना है, यदि ऑब्जेक्टिव नहीं आता है तो आपको लिख देनी है। बेटा सीधी सी बात है, जब भारतेंदु युग था तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो हम अंग्रेज़ों के विरोध भी वो कर रहे थे, अपनी शिक्षा को लाने का काम कर रहे थे। खड़ी बोली प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। खड़ी बोली के लिए हम अपने ही देश में देशवासी आपस में झगड़ रहे थे कि हमें किस भाषा को अपनी देश की भाषा बनाना है, ठीक। उसी प्रकार से जब द्विवेदी युग बेटा आया तो वहाँ पे क्या हमने देखा कि नारी को लेकर लिखा जाने लगा, वो भी उन नारियों को लेकर जिन पर ना तो समाज का कोई व्यक्ति ना ही आपके साहित्यकार ध्यान दे रहे थे। जैसे कि मैंने बताया था मैथिली शरण गुप्त का साकेत है जिसमें उर्मिला और आपका यशोधरा जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी थी, तो उस तरह की स्त्रियों पर भी लिखा जाने लगा, ठीक। आप आते हैं अब छायावादी युग में। तो छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बहुत पूछी जा रही हैं, महादेवी जी की बहुत पूछी जा रही हैं और आपकी निराला जी की भी पूछी जा रही हैं, ठीक। तो छायावाद जी की यामा में लिखी हुई सारी रचनाएं नीरजा, निहार, रश्मि और संध्या गीत, दीपशिका, ठीक है, ये सारी आ रही हैं और पूरे उनके संग्रह का नाम भी पूछ लिया जा रहा है जिसका नाम है यामा और उसके अंतर्गत आपकी निहार, नीरजा, रश्मि और संध्या गीत लगी हुई है, ठीक। अगला आपका आता है हमारा प्रगतिवादी युग। तो प्रगतिवादी युग में बेटा आपको मैंने बताया था पूंजीवाद और आपका निम्नवाद वर्ग। तो मैंने छायावादी युग में पंत जी इसीलिए नहीं लिए क्योंकि पंत जी की जो रचनाएं पूछी जा रही हैं वो रचनाएं हैं जो प्रगतिवादी रचनाएं हैं। तो ग्राम्य, ठीक है, युगवाणी और युगांत ये उनकी पूछी जा रही है और ये तीनों ही रचनाएं आपकी प्रगतिवादी युग से संबंध रखती हैं। दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, ठीक है, रश्मिरथी ये पूछी जा रही हैं, ठीक, जो कि आपकी प्रगतिवादी युग से संबंध रखती हैं। नागार्जुन जी की हरिजन गाथा हो गई आपकी, ठीक, पूछी जा रही है। अकाल उसके बाद ये भी नागार्जुन जी की हो गई जो कि आपके प्रगतिवादी युग के रचनाकार हैं। आपका प्रयोगवादी युग, तो प्रयोगवादी युग में आपकी आज्ञा जी की रचनाएं पूछी जा रही हैं, गिरिराज कुमार माथुर की पूछी जा रही हैं और आपके भवानी प्रसाद मिश्र की पूछी जा रही है, धर्मवीर भारती। तो इन लोगों की रचना पूछी जा रही है जिन्हें आपको याद कर लेना, मुश्किल से 4 लोग हैं, ठीक। अपना करेंगे पेपर सॉल्व। कनुप्रिया के रचनाकार हैं, कनुप्रिया के रचयिता हैं तो निराला। अब निराला कौन है बेटा? आपके छायावादी युग। दिनकर कौन आ गए बेटा? आपके प्रगतिवादी युग। गिरिराज कुमार कौन है बेटा? आपके प्रयोगवादी युग। लेकिन ये किस में आते हैं? तार सप्तक में, मतलब पहले तार सप्तक में। धर्मवीर भारती ये किस में? आपके दूसरे सप्तक में। और कनुप्रिया रचना किनकी है? इन्हीं की है। तो मैंने बताया था कनुप्रिया इनकी रचना, ठीक। दूसरी बेटा अंधा युग और तीसरी है बेटा आपकी ठंडा लोहा। यदि आपको किसी तरह का साउंड आ रहा है तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है बेटा, क्योंकि मेरे घर में खुद परिवार में शादी है और उस सब के बीच में आपके लिए क्लास बना रही हूँ, इसलिए यदि किसी प्रकार का साउंड आता है तो उसके लिए प्लीज़ मैनेज कर लें। नई कविता युग के कवि हैं। मैंने आपको बोला था कि शमशेर बहादुर सिंह जी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है, तो शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। अब बेटा आपका वैसे अगर मैं डिटेल में बताऊं तो त्रिलोचन मैंने किस पे बताया? आपके प्रयोगवादी युग में। यहाँ आपके केदारनाथ सिंह आए थे, केदारनाथ अग्रवाल नहीं आए थे। यहाँ आपके तीसरे सप्तक में जो केदारनाथ आए थे उनका सरनेम है सिंह,
और यहाँ दे रखा है आपका अग्रवाल, तो ये भी नहीं है। शिव मंगल सिंह सुमन भी नहीं है। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? कितने कवियों की रचनाएं संकलित हैं? तो उतने ही कवियों की रचनाएं होंगी ना जितने लिए गए हैं। तो बेटा 4, 10, 100, 7, तो कितने लिए गए? 7। लिखित कागज कोरे रचना के लेखक हैं। सॉरी बेटा, ये मैं आपको वहाँ बताना भूल गई। ये रचना भी आपकी अज्ञे की है। किसकी है? अज्ञे की है। ठीक। शेखर एक जीवनी, ये भी उनका एक उपन्यास है। ये भी आपका अज्ञे जी का है। शेखर एक जीवनी, इसे इन्होंने 2 भागों में लिखा था। अरे याया बार रहेगा याद, इसकी विधा पूछिए तो मैंने आपको बताया था यह एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है। शेखर एक जीवनी की अगर विधा पूछी जाती है तो वह आपका उपन्यास है। प्रयोगवाद युगीन कृति है, मतलब प्रयोगवाद युग में लिखी गई कृति कौन सी है? कामायनी, छायावाद युग, प्रिय प्रवास, द्विवेदी युग, रंग में भंग, मैत्री शरण गुप्त, द्विवेदी युग। धूप के धान, तो धूप के धान मैंने आपको बताई थी। तो युग प्रयोगवाद युगीन कृति, युगीन का मतलब है बेटा उसी युग में। अगला है बेटा तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 53 आपका इसीलिए दे रखा है शायद कि इस युग की समय सीमा ही रचनाकारों ने आपकी जिसने बुक बनाई है उसने 1943 1953 दे रखी, पर आपका कहीं 1953 इसमें नहीं दे रखा, लेकिन 1959 है। तो आपका जो तीसरा युग की समय सीमा है वो 1959 ही है। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ तो बेटा 51 में, 43 में पहला, 51 में दूसरा, 59 में तीसरा, 69 में चौथा। सारी युगों की समय सीमा इसमें दे दी है। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? देखो पूछ लिया रचनाकार का नाम, तो आपके प्रयोगवाद काव्य की विशेषता है। रस पर आधारित ग्रंथ तो नहीं, ये आपका किसमें चल रहा था? रीतिकाल में। नवीन उपमानों का उपयोग, ये बिल्कुल है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी आपकी रीतिकाल में ही चल रही थी। गुनाहों के देवता, गुनाहों के देवता, ये रचना धर्मवीर भारती की, और ये इसकी विधा है बेटा उपन्यास। तो यदि विधा पूछ ली जाती है तो ये इनका उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है और मेरा तो फेवरेट उपन्यास है। तार सप्तक की 7 कवियों को किसने राहु के अन्वेषी कहा? तो राहु के अन्वेषी किसने कहा? अज्ञे ने। तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया? एक ही क्वेश्चन को 2 बार घुमा के पूछा गया है बेटा, तो राहु के अन्वेषी। धूप के धान रचना किसकी है? तो देखो कराया था तो गिरिराज कुमार माथुर की। ठीक है। तो आपके ये वो क्वेश्चन है जो प्रयोगवादी युग से अब तक पूछे गए हैं। तो धर्मवीर भारती में आप इस रचना को जोड़ लें। अज्ञे में जो मैंने आपकी रचनाएं में दे रखी हैं वो रचनाएं लिखवाई हैं। उसके अलावा अरे आया बार रहेगा याद और लिखित कागज कोरे, शेखर एक जीवनी को जोड़ लें। शेखर एक जीवनी की विधा उपन्यास है और आप शेखर एक जीवनी की विधा आपकी उपन्यास है। और आपका अरे यायावार रहेगा याद की विधा क्या है बेटा? यात्रा वृत्तांत। तो विधाएं भी आपकी विशेषकर पूछी जा रही हैं, इसलिए उनकी विधाएं भी समझते हुए चलें। क्लास को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला आपका युग है बेटा नई कविता। इसकी समय सीमा आपकी पाठ्य पुस्तक में 1953 से लेकर अब तक दे रखी है। इसके प्रवर्तक है डॉक्टर जगदीश गुप्त। इनकी जो पत्रिका थी उसका नाम है नई कविता। नई कविता। इसके 2 प्रमुख तत्व हैं। ठीक है। अनुभूति की प्रमाणिकता, मतलब जो अनुभूति होती है उसकी प्रमाणिकता होती है। बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। आपके प्रगतिवाद में क्या था? यथार्थवाद था। प्रयोगवाद में आके क्या हो गया? अति हो गया। लेकिन यहाँ क्या हो गया? बुद्धिमूलक। बुद्धिमूलक का मतलब है बेटा उचित एक तरह से। ठीक है। इसमें बेटा आपके कवि लगे हुए हैं बहुत सारे, जो वही सारे कवि हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं। जगदीश गुप्त, इन्होंने तो इस युग की शुरुआत की थी। तो इससे जो प्रश्न बनना है बेटा वो बार बार यही बनना है कि नई कविता के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो जगदीश गुप्त नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, भवानी मिश्र, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागा अर्जुन। अब आपने इतने लोगों में देखा कि आपने जो पहले राइटर पढ़े जगदीश गुप्त और अंत आपके आ रहे हैं मुद्राक्षस, ये दोनों आपके लिए नए आए। बाकी सारे आपके कौन से आ गए जो कि आपने अब तक सप्तकों में पढ़ लिए हैं। अगले बेटा आपके मुक्तिबोधि ने भी आपने सप्तक में पढ़ लिया है। राजनारायण बिशारी, श्री राम वर्मा, जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश गुप्त और जगदीश चतुर्वेदी दोनों ही आ जाएंगे। कैलाश बाजपेयी, शांता सिन्हा,
गिरिराज कुमार माथुर, शकुंतला माथुर, रघुवीर सहाय, कीर्ति चौधरी। तो बेटा अगर आप अपने तार सप्तक के नेम याद कर लेंगे तो आपको मुश्किल से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नेम आपको न्यू याद करने हैं, नए याद करने हैं। बाकी 10 नेम आपके पुराने हैं। टोटल 20 नाम हैं। तो बेटा यदि इनमें से किसी भी राइटर का नाम ऑप्शन में दे रखा है और पूछा गया है कि नई कविता युग का कवि कौन है, ठीक है, तो आप उस पर टिक लगा देंगे और आपको रचनाकारों के नाम याद करने ही करने, क्योंकि हर युग से यह एक प्रश्न बन जा रहा है। बेटा इसकी विशेषताएं: अहम, अति व्यक्तिगता की प्रधानता। मतलब लोगों में क्या हो गया बेटा कि मैंने आपको बताया व्यक्तिगता का अर्थ क्या है कि आपका वह गुण या विशेषता जो आपको अन्य व्यक्ति से अलग करती है। लेकिन उसकी क्या हो गई व्यक्ति में अति, जब अति हो गई तो व्यक्ति को अपने उस गुण पर, उस विशेषता पे क्या हो गया अहम, तो उसकी यहाँ पे क्या होने लगी थी प्रधानता होने लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा होने लगा था। यौन भावनाओं का खुला चित्रण, मतलब आपके यौन संबंधी जो भावनाएं थी उनका खुल के चित्रण होने लगा था। आस्था, अनास्था एवं क्षणबोध, यहाँ प्रयोगवाद में आपकी केवल अनास्था थी, यहाँ आस्था भी हो गई, अनास्था भी हो गई। क्षणबोध मतलब क्षणभंगुरता, ठीक है। वैचित्र्य, प्रदर्शन की भावना, नव मानव, लघु मानववाद, तीक्ष्ण व्यंग प्रधानता। भाषा और छंद में नवीनता, नवीन, बिंब, प्रतीक और प्रतीक योजना। भाषा और छंद के मामले में इनकी नवीनता ही, मतलब नए शब्दों का प्रयोग किया गया, वही रिपीट शब्द नहीं हो रहे थे, नए शब्द भी प्रयोग हो रहे थे और नए शब्द आपके प्रयोगवाद में भी प्रयोग हुए, ठीक है। और प्रयोगवाद में प्रयोग शब्द का ही ज़्यादा प्रयोग होने से उसका नाम प्रयोगवाद पड़ गया, ठीक। और नवीन बिंब भी के प्रतीक भी लिए गए, जैसे मैंने बोला था उपमान आपको बताए थे कि अब सिर्फ उस समय चांद सूरज नहीं लिया गया था, ठीक है, अन्य चीज़ों की भी उपमा ली गई, तो उसी तरह से यहाँ भी प्रतीक। अति यथार्थवाद, यथार्थवाद की क्या हो गई अति हो गई, जो कि आपके प्रयोगवाद में भी थी। बौद्धिकता की प्रबलता, मतलब जो बौद्धिक गहन बौद्धिकता थी वही है, ठीक है। लघुता की ओर दृष्टिपात, अतित्र प्रेम चित्रण। तो बेटा इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल देखना ना भूलें। रचनाकारों के नामों पर विशेष ध्यान दें, उनकी रचनाएं ठीक से याद करें, सप्तक में कितने कवि हैं उन्हें याद करें। और आप अगर अपने सप्तक के कवि याद कर लेंगे तो आपको नई कविता के कवि याद हो जाएंगे। आपको बस 10 लोगों के नाम याद करने। अपनी बोर्ड परीक्षा को बहुत ध्यान से दें और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पेपर अच्छा जाएगा, बस आपको पढ़ना है, पढ़ना आपका काम है। रिजल्ट आना आपकी लेखनी का काम है। रिजल्ट क्या आएगा इसे सोचने का काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे सोचने का समय अब ख़त्म हो गया। अब बस आपको अपने पेपर पे ध्यान देना है। इस पेपर को देके जो अगला पेपर है उस पर ध्यान देना है। बेस्ट ऑफ लक मेरे बच्चों के लिए, कल उनका पेपर है।